नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सीज फायर पर तूफान, इंदिरा मोदी पर घमासान। महापुरुषों को लेकर, राजनीति के बड़े चेहरों को लेकर ऊंच और नीच की राजनीति, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इनका ज़्यादा महत्व है, इनका महत्व इनसे नीचे है, ये बड़ा विचित्र लगता है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है और कम से कम ऐसे पदों की गरिमा की रक्षा की सिखाने वाली बात नहीं है, ना कोई ऐसी बात है कि जिसको बहुत गला फाड़ फाड़ कर कहा जाए। ये सत्य भारत ने हमेशा स्वीकारा है और ऐसा नहीं कि वंस अपॉन ए टाइम वाली बात है। आज से मुश्किल से 15-20 साल पहले तक ये परंपरा बहुत गौरवशाली तरीके से जारी रही है। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर आते हैं डिबेट। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में लिखा है, इंदिरा गांधी होना आसान नहीं, इंडिया मिसिंग इंदिरा। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने के बाद कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि अमेरिका के कहने पर भारत ने सीज फायर किया और पाकिस्तान ने उसे तोड़ दिया। दरअसल कांग्रेस 1971 की जंग और इंदिरा गांधी की छवि को आज के परिप्रेक्ष्य में खड़ा कर रही है। जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में शिकस्त दी थी, 93,000 पाक सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। कांग्रेस अब इंदिरा तेरी फिर याद आई अभियान शुरू करने जा रही है। 22 सैनिकों की शहादत जो भारत सरकार ने स्वीकार की है और 26-28 सिविलियंस की जो हत्या हुई है, सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के अलावा अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं। इंदिरा तेरी फिर याद आई, जो उन्होंने पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अलग किया और देश को, दुनिया को बताया कि भारतवर्ष ये था, नेतृत्व ऐसा होता है। मैं मानता हूँ एक नेतृत्व वो था और बाकी देश समझे आज के नेतृत्व को। बीजेपी ने कांग्रेस के इस राजनीतिक अभियान पर पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अच्छे कार्यों की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इतिहास को पूरा याद कीजिए। उन्होंने इमरजेंसी, पीओके और धारा 370 की भी याद दिलाई। इंदिरा गांधी हमारे लिए भी, क्योंकि जब व्यक्ति नहीं रहता है तो उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना चाहिए, पर उससे जुड़े हुए बहुत सारे कार्य भी याद आते हैं कि धारा 370 लगी क्यों थी, किसने लगाई थी, आखिर पीओके बना तो क्यों बना, वो भी हमको याद आता है। सीज फायर का फैसला भले ही सैन्य रणनीति हो, लेकिन देश के अंदर इस पर राजनीति तेज हो चुकी है। मोदी सरकार के समर्थक इसे रणनीतिक सोच बता रहे हैं, तो विरोधी इसे कमजोरी करार दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना से आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई कमजोर तो नहीं होगी? क्या इस लड़ाई को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है? देश की सुरक्षा के सवाल पर क्या हर बार राजनीति जरूरी है? यही सवाल सबसे बड़ा है कि क्या ये तुलना सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह है, तो जवाब हाँ है। पहले हमारे सवाल देख लीजिए। सीज फायर को सियासी नज़र से देखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक तो नहीं है? इंदिरा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी की तुलना से आतंक के खिलाफ लड़ाई की धार कमज़ोर होगी। मेरा नेता तेरे नेता से बड़ा भाव देश के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है अगर हम इसी में उलझ गए कि मेरा नेता तेरा नेता। जो मेहमान हमारे साथ हैं, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है बीजेपी के सीनियर लीडर और वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी, उनका बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ रहेंगे। और नूरी खान हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस की सीनियर लीडर। दिनेश जी, ये बड़ी विचित्र सी बात एक डेवलप हो गई है कि कौन बड़ा कौन महान। ये तो बड़े महापुरुषों की बात है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि एक सामान्य मनुष्य भी संघर्षों का सामना करते हुए जिन परिस्थितियों में जो कुछ करता है वो श्रेष्ठ होता है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई, बाद में हम जरूर विश्लेषण करते हैं कि अरे मैं ये भी कर सकता था, वो भी कर सकता था, लेकिन उस समय हम सबसे बेस्ट
ऑप्शन ही चुनते हैं। और ये तो बात है देश की, तो यहाँ कोई क्यों चूक करने से रहा। और इतना सोचने का भी समय नहीं रहता, चूक और गलती उस समय तो यही समझ आता है कि राष्ट्र हित में ये फैसला उचित है और ये हमको लेना है। कैसे देखते हैं आप ये महापुरुषों की एक बार फिर प्रतिद्वंदिता है, इंदिरा गांधी याद आई, स्वाभाविक तौर पर एक तुलना करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। जी शरद जी, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक राजनीतिक जो है आपने जिस तरह का एक वातावरण तैयार किया है तुलनात्मक तौर पर, और जिस तरह से आपने विरोधी नेताओं को निशाना बनाकर या उनकी राजनीति को निशाना बनाकर जब आप आगे बढ़े हैं, तो फिर जब तुलना होगी, उसी तरह के जब मामले आते हैं तो लोग तुलना करते हैं। देखिए, हर दल का नेता हर समय श्रेष्ठ होता है। यदि जो है आप नेहरू जी के काल को हम कब तक याद कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, आज भी याद कर रहे हैं। नेहरू जी की गलतियों को कई बार हमने सुना है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बताया, हर चीज के बारे में बताया कि नेहरू जी ने ये गलती की, इसके कारण हो गया। तो कांग्रेस भी अपनी जो नेताओं के श्रेष्ठ कार्य, यदि उन्होंने जो है पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, तो ये बताने का मौका है कांग्रेस पार्टी के पास कि देखिए, हम लड़ाई में एक निर्णायक जंग लड़े। हम कोई मतलब उस तरह की जंग नहीं थी 1971 में कि साहब आपने भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और हम पीछे हट गए। एक निर्णायक मोड़ पर एक समर्पण हुआ। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी चीजें हैं जिनकी तुलना होगी। और ये राजनीति तो चूंकि लोकतांत्रिक देश है और दिनेश जी, कुछ होता है बात तुलना की बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन जैसे आपको याद होगा कि शारजाह के स्टेडियम में जो मियां दाद ने छक्का मारा था, या हमारे युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्के मारे थे, तो जो गेंदबाज थे वो विक्टिमाइज जरूर किए गए कि करियर ख़त्म हो गया चेतन शर्मा का, लेकिन क्या उसने वो छक्का मारने के लिए बॉल फेंकी थी? कोई भी नेता, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक लीडरशिप हो, वो अपने समय का श्रेष्ठ निर्णय लेने की कोशिश करती है। वहाँ उसके मंतव्य पर सवाल खड़ा करना मेरा विवेक है एक जर्नलिस्ट के तौर पर। आप एक जर्नलिस्ट हैं, हम दोनों के विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। इस पर एक छोटी टिप्पणी आपकी। नहीं, देखिए, बिल्कुल जो भी चीजें हैं, अकाउंटेबिलिटी भी कोई चीज होती है। देखिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं जिसको केवल आप राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के नाम पर आप चुप नहीं करा सकते लोगों को, क्योंकि ये लीडरशिप का सवाल है। जब आप सवाल हो रहे हैं तो उन सवालों से कैसे भागना, आपको क्लियरिटी चाहिए ना लोगों को, क्योंकि जन भावना आपके साथ थी, सब कुछ आपके साथ थी। एक थर्ड कंट्री जब ये कह रहा है कि साहब हमने इसके कारण हमारी कॉल पर ये सीज फायर हुआ है, तो बहुत सारे सवालात हैं। इन सवालात पर जब लीडरशिप पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, इसलिए आपको लॉजिकल चीज बताना चाहिए कि ये कारण थे और इसके कारण हमने सीज फायर किया और हमारा जो लक्ष्य था वो हमने इस तरह से प्राप्त कर। जी आशीष जी, आप किस तरह देखते हैं ये जिस तरह से कांग्रेस का अभियान चल रहा है? निश्चित तौर पर इस पर राजनीति मैं कहूँगा कि अच्छी चीज़ नहीं है, दुखद है, क्योंकि इंदिरा जी ने भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। और ये सवाल अगर जनता की तरफ से खड़ा हो, किसी भी प्रधानमंत्री या किसी राजनेता को लेकर एक स्वर निकल कर आए कि ये उचित नहीं है, उचित नहीं है, उचित नहीं, लेकिन सोशल मीडिया को हम जनता नहीं मान सकते हैं। कुछ राय को हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। सब कुछ, चाहे वो इंदिरा जी का समय हो, स्वर्ण मंदिर को लेकर, सेना के प्रवेश को लेकर उनकी आलोचना हो, या किसी भी वर्तमान नेता की बात हो। जी, इतिहास की घटनाओं पर आलोचना या प्रशंसा करना आने वाली पीढ़ियों का अधिकार होता है, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश की राजनीति, विदेश नीति, उसका राजनय समय काल और परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है। 1971 के जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, उस समय शीत युद्ध चरम पर था, पूरा विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था। लेकिन आज एक विकसित भारत की संकल्पना हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कल का जो अभिभाषण था, जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यदि आज के समय में युद्ध अनिवार्य नहीं होना चाहिए, तो आतंकवाद भी समाप्त होना चाहिए। आतंकवाद फैलाने का भी किसी को अधिकार नहीं है। पानी और खून भी साथ नहीं बह सकते। देश हित जिसके लिए सर्वोपरि है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब बयान आ गया, सेना का बयान आ गया कि हमने जिस लक्ष्य के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, वो लक्ष्य पूरा हो गया। हमने उन आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया जो पिछले 20-20 सालों से पाकिस्तान में चल रहे थे। हजारों की संख्या में
उस फैक्ट्री से आतंकवादी रूपी प्रोडक्ट निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। उस फैक्ट्री को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादी मारे गए और उन सैन्य ठिकानों पर भी भारत की सेना ने कार्रवाई की जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को पोषण दे रहे थे। और इसलिए जब सरकार का, जब सेना का ये बयान आ जाता है कि जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, जिस जवाब के लिए, जिस उत्तर के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, वो उद्देश्य पूर्ण हो गए हैं। लेकिन यह युद्ध विराम नहीं है, हमारे विकल्प खुले हैं और ये भी माना जाएगा कि अब आतंकवाद की एक घटना भी किसी देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। ये कठोर संदेश है। अपनी नेता अच्छी है, हमारे नेता ने अच्छे फैसले लिए, ये कहने का अधिकार हर राजनीतिक दल को है। लेकिन वर्तमान समय सरकार के साथ खड़े होने का है। मोदी जी ने जो किया 140 करोड़ जनता के और इस देश के सुरक्षित भविष्य के लिए किया, और सरकार बताकर कुछ नहीं करती। आतंकवाद हमारी लड़ाई का प्रमुख मुद्दा था, आगे भी है, और जब तक आतंकवाद समूल नष्ट नहीं होगा तब तक सरकार और सेना युद्ध करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये आपकी बात महत्वपूर्ण है। और आज भारत ने ये भी साफ किया है कि हम कश्मीर पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेंगे। ये अमेरिका को मैसेज है। और दूसरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली करो, जो आज विदेश मंत्रालय के सीनियर स्पोक्स पर्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। नूरी खान जी, आप किस तरह देखती हैं नेताओं की तुलना, जैसा हमारे दोनों इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश जी ने अपनी बात कही और आशीष जी भी मानते हैं, लेकिन ये तुलना किस समय और किस वक्त की जाए, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम क्या संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया को, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या ये समय तुलना करने का है? देखिए, जिस तरीके से आपका पहला सवाल है कि सीज फायर पर राजनीतिकरण, दूसरा आपने जो सवाल उठाया है कि मोदी और इंदिरा गांधी जी में जो तुलना चल रही है, क्या वो राजनीति है? मैं अपनी पूरी बात रखना चाहूंगी और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बीच में मुझे टोका न जाए। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, हमारे देश के नागरिक मारे जाते हैं। 7 मई को हमारे देश की सेना ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम उनके ठिकानों को, आतंकवादी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर देती है। विपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी सामने आते हैं और सरकार से कहते हैं कि जितने कड़े कदम उठाना है पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जाएं, और पूरा विपक्ष, पूरा देश, 140 करोड़ जनता सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन युद्ध विराम की घोषणा होती है। आप कहते हैं कि तुलना नहीं की जाए। अगर तुलना नहीं करना है तो अमित शाह जी का संसद में खड़े होकर वो बयान, जिसमें वो कहते हैं कि हम युद्ध जीतने ही वाले थे कि कांग्रेस ने सीज फायर की घोषणा कर दी, वो क्या था? मेरा दूसरा बड़ा सवाल ये है कि युद्ध की घोषणा हमारी सरकार, हमारी सेना करती है, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका करता है और व्यापार का हवाला देकर करता है। आज पूरे विश्व में भारत को कहां लाकर खड़ा करा, ये नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा। और इंदिरा गांधी जी की तुलना नरेंद्र मोदी जी से नहीं हो सकती। इनकी जो भाषा शैली है, कुछ दिन पहले ये सबक सिखाने की बात कर रहे थे। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक पत्र आया कि बैठकर बात करनी चाहिए, तो इन्होंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को देशद्रोही साबित कर दिया था। लेकिन जब अमेरिका कहता है कि युद्ध विराम लगाया जाए, तो ये अपने घुटने टेक देते हैं। तो यहाँ पर आलोचना, तुलना या समय की बात नहीं है, यहाँ पर भाजपा की उस 56 इंच चौड़ी छाती की बात है, जहां पर हम पाकिस्तान को जवाब देने निकले थे। मेरा पहला सवाल है, क्या इस युद्ध में हमने विजय प्राप्त कर ली? क्या इस युद्ध विराम में हमने जिस पीओके की बात की थी, क्या उसे अपने कब्जे में लेने की बात कही? क्या ये युद्ध विराम भारत की शर्तों पर हुआ है? क्या ये युद्ध विराम हिंदुस्तान का, जो हर हिंदुस्तानी देश की सेना के साथ खड़ा था, उसको विश्वास में लेकर किया गया है? जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपकी 8 बात बजे पूरी हो गई हो तो मैं आएंगे। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं अपनी बात 2 मिनट आपको हो गए हैं बोलते हुए जी। मुझे एक बात और कहनी है कि संक्षेप में जी। भाजपा के मंत्री
देश की बेटी का अपमान करते हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी खामोश रहते हैं, आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो मंत्री हैं वो देशद्रोही है या चलिए, नहीं? ये एक अलग विषय है, उन पर ये आज देशद्रोही का मुद्दा नहीं मुकदमा, है। ये अलग विषय ये कैसे हो आज हम सकता है? दूसरे विषय पर ये बात कर रहे हैं। देश की सेना की जवान जी, चलिए, इस देश अब के मैं युद्ध के बारे में जब अगले सामने सवाल आकर की तरफ अपनी बात आऊंगा। रखती जी, है, तब हम उसकी हाँ, हौसला मैं अफजाई करते हैं। लौटूंगा। और दिनेश आज जी, हम कह देते हैं कि ये अलग बड़ा सवाल है। सवाल ये है, 40 साल कांग्रेस को हुए सत्ता में, हमने जब 1971 में 90,000 पाकिस्तान सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ, उस समय भी ये बात उठी थी कि आखिर हमने कश्मीर क्यों नहीं ले लिया। और ये बात हमेशा रणनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत पाकिस्तान से युद्ध जीतता रहा है, लेकिन टेबल पर बातचीत में वो एडवांटेज नहीं लेता रहा है। हम शिमला समझौते में गए भुट्टो जी के साथ, और वहाँ ऐसी कोई बात नहीं उठी। तत्कालीन जो उस समय के, हमने भी बात की ऐसे सैन्य अधिकारियों से जिन्होंने कहा हमने गलती की, हम लाहौर तक चले जाते, कब्जा कर सकते थे। लेकिन ये दो अलग अलग विचार है। क्या वो गलती थी कांग्रेस की? रणनीतिकार कहते हैं उस समय का फैसला उचित था। आज का फैसला, उस समय का फैसला, 71 से 2025 की तुलना, क्या ये उचित है कि मैं अपने पिताजी के समय से अपने आज के समय की तुलना करूं और कहूं कि आपने सही फैसला लिया था, मैंने गलत फैसला लिया है, या मेरा फैसला सही है, आपने गलत? जी, इस पर एक आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी है सर। जी बिल्कुल, देखिए क्या है शरद जी, तुलनात्मक राजनीति को जब आप करते हैं, वैसे भी आप देखिए कि कभी भी इस तरह के विषय पर कोई तुलना नहीं होती, लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि तुलनात्मक तौर से हर चीज को बताया जा रहा है। तो जब आप एक पूरे देश में इस तरह का वातावरण बना देते हैं कि हम तुलना करने से ही सब कुछ चलता है, लेकिन आप देखिए कि एक माहौल देश में ऐसा भी बना है कि अब जो है कहीं ना कहीं ये जो कश्मीर का इशू है, पीओके का इशू है, ये अब सॉल्व होने वाला है। इस इशू पर लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई थी। देखिए आपने रणनीतिक तौर पर क्या किया, सीज फायर किया, आपने कहा कि हमने सीज फायर किया हुआ है और ये आगे ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो स्थगित है, वो तो स्थगित है। सीज फायर तो हमेशा लेकिन युद्ध दिनेश में जी, होता है। अभी युद्ध विराम की कोई बात नहीं है। ये भारतीय सेना ने एक दिन पहले कहा कि हम युद्ध भूमि में ही हैं, मिशन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने भी ये बात साफ तौर पर कही कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते हैं, हम पीओके लेकर रहेंगे। तो ये हम क्या चाहते हैं कि चुटकी बजे और 3 दिन में फैसला हो जाए, पाकिस्तान हमको तश्तरी में रख के कश्मीर दे दे? देखिए इस विषय में तो शरद जी वो राजनेता बेहतर बता सकते हैं जो पुराने निर्णय पर आलोचना करते हैं, कि वो किन चीजों को ध्यान में रखकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, वो किस अनुभव के आधार पर कहते हैं कि ये जो इस तरह के विषय होते हैं इनमें हम चुटकी बजाते हुए हल हो जाता। यदि चुटकी बजाते हल होता तो पीओके अभी तक मिल गया होता। कश्मीर का इशू में जो इतने दिनों पेंडिंग रहा, यदि मोदी जी ने 370 खत्म की है तो उन्होंने की काफी, उनको भी टाइम लगा, उन्होंने भी सोच विचार किया, एक स्टैंड लिया, सारे लोगों ने उनका सपोर्ट किया। तो कई चीजें होती है जिनको तुलनाओं से परे होना चाहिए। बिल्कुल। हम जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ था तो यही कहानी थी कि 4 दिन में रूस महोदय जो हैं बड़ी आसानी से यूक्रेन को पकड़ के खींच लेंगे। लेकिन आज के युद्ध में दुनिया की बहुत ताकतें शामिल हैं और वो पीछे से हथियार सप्लाई छोटे देश को भी करती हैं और चाहती हैं कि रूस की स्थिति बिगड़ जाए। भारत के लिए भी ये सोचा जाता है कि आप 5वीं अर्थव्यवस्था से खिसक के 10 पे आ जाओ, आप युद्ध लड़ो, 2.5 साल लड़ो, 5 साल लड़ो। जी जोशी, आशीष भाई जी। पाकिस्तान की जो वर्तमान हालत है, जो गरीबी, तंगहाली और कंगाली के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, बलूचिस्तान हो या अन्य संगठन हो जो पाकिस्तान के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वहाँ की आर्मी आतंकवादी संगठनों में, राजनीतिक पार्टियों में किस तरह का इस भारत के आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ वातावरण बना। आपको बीच में टोका नहीं नूरी जी, किस आपके तरह पास से पूरा समय रहेगा, किस मैं तरह लौटता हूं से आपके पास। उनमें आपस में खींचतान चल रही है, कहीं ना कहीं गृह युद्ध की कगार पर पाकिस्तान है। मोदी जी और जब एक सक्षम सरकार किसी देश में है तो देश के नागरिकों को इस बात का भरोसा रखना चाहिए हमारी बहुत मजबूत सेना है, और निश्चित ही पाकिस्तान की औकात भारत के सामने एक हफ्ते से ज़्यादा टिकने भर की नहीं है। उनके हथियारों का क्या हश्र हुआ है वो हम सब ने देखा है। हमारी सेना का मनोबल ऊंचा है, हमारी सेना की तकनीक और साहस में दुनिया में कोई उनका सानी नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि संघर्ष का दरवाज़ा तो सदैव खुला ही है
और हम कभी संघर्षों से पीछे भी नहीं हटेंगे। लेकिन जब हम सरकार को अपने देश के हितों के बारे में सोचने का अधिकार देते हैं, अपने नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, तो सटीक कार्रवाई होती है। पिछली एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि जब 140 करोड़ जनता देश के नेतृत्व के पीछे खड़ी रहती है तो सेना भी पीछे नहीं हटती। ऐसे ही अदम्य साहस का प्रदर्शन सीमाओं पर होता है। इसलिए भरोसा रखिए, तुलना मत कीजिए, तुलना दुश्मनों से हमारी ताकत की कीजिए, हमारे स्वाभिमान और हमारी राष्ट्रभक्ति की तुलना दुश्मनों से कीजिए। हम इन सब में अव्वल हैं और इसलिए भारत का अभियान आतंकवाद के खिलाफ न रुका है न रुकेगा। कोई हमें नेतृत्व नहीं कर सकता। हम सक्षम नेतृत्व इस दुनिया में भारत का है और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। नूरी जी, कांग्रेस ने शुरू से ये कहा है और बहुत गंभीरता से कहा है कि हम देश के साथ हैं। बीच में जो प्रधानमंत्री जी को लेकर कुछ अपमानजनक पोस्टर्स कांग्रेस की तरफ से जारी हुए, उसको लेकर भी काफ़ी स्नबिंग की गई जिन लीडर्स की तरफ से। और रिपोर्ट्स ये भी है कि 3 दिन पहले एक सीनियर लीडर जो स्पोक्स पर्सन भी है, मैं नहीं जानता कितनी सच्चाई है, लेकिन उनसे भी ये कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें। तो इस पर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कांग्रेस के स्टैंड को लेकर लोगों के मन में दुविधा जाती है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या कुछ और सोचता है, आला कमान आपका, और आपकी स्थानीय इकाइयां कुछ और सोचती हैं, या कांग्रेस जो कह रही है उससे कुछ अलग नजर आती है? जी देखिए, यहाँ पर तुलना का सवाल अगर नहीं है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन नहीं उठाया था। आज युद्ध विराम की घोषणा अगर नरेंद्र मोदी जी करते, हम सब पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा होता। पर व्यापार का हवाला देकर भारत का रिमोट कंट्रोल अगर अमेरिका के हाथ में पहुंच जाए तो हर नागरिक का इस सवाल उठता है कि ये आजादी, ये अधिकार हमने किसी और देश को कैसे दे दिया। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस पूरे तरीके से भाजपा और सरकार के साथ खड़ी थी, लेकिन ऐसे कायरतापूर्ण फैसले में हम साथ नहीं खड़े हो सकते जहां पर आपके युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका करे और व्यापार के दबाव में करे और आप घुटने टेक दें। तो इस कायरतापूर्ण जो कार्यवाही या फैसला जो नरेंद्र मोदी ने किया है, हम उसमें साथ नहीं है। हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए साथ खड़े थे। हम अपने शहीदों को आज श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन किन शब्दों के साथ श्रद्धांजलि दें? आज आपने हमारी सेना का हौसला गिरा दिया। आप कहते हैं कि युद्ध विराम, लेकिन आपके ही अखबार, आपके ही चैनल बताते हैं कि वहां से अभी भी गोलियां चल रही हैं, अभी भी उनके ड्रोन हमारी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और वो इस युद्ध विराम को अपनी विजय बता रहे हैं। और आज हमने ये आधा अधूरा जो युद्ध छोड़ा है, हमारी कोई शर्तें सामने नहीं आई हैं, हमने किन शर्तों पर युद्ध विराम किया है वो सामने नहीं आया है। और एक वक्त वो भी था जब भारत के पास परमाणु बम नहीं थे, लेकिन हौसले थे। आज भारत भी परमाणु बम ले से उसके बाद हम कहते हैं कि हम न्यूक्लियर से डर रहे हैं। कि हम क्या संदेश विश्व को देना चाह रहे हैं? जिस भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, आज वो घुटने टेक रहा है और युद्ध विराम की घोषणा दूसरे देश के राष्ट्रपति कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? आप जवाब दीजिए। ये देश की बेटी जो हमारी सेना के अधिकारी, उसका अपमान कर देते हैं और इनके मुख्यमंत्री अपने मंत्री वक्त कम है मेरे पास, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। इनकी जो भाषा शैली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले अपने वक्तव्य में कहा है कि हम परमाणु बम से ब्लैकमेल नहीं होंगे, ना होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अंतर्राष्ट्रीय दबावों की एक श्रृंखला होती है, अभी है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन वॉरेन एंडरसन किन परिस्थितियों में भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से अमेरिका भेजा गया था, उसके पीछे समीक्षक कहते हैं कि अमेरिका से एक बहुत ज़बरदस्त दबाव था। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए तत्कालीन लीडरशिप को कोसना, क्योंकि बहुत पर्दे के पीछे की कहानियां हमें नहीं मालूम होती, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें किस तरह से क्या चीज़ें करती हैं, ये हमने पोखरण 1 और पोखरण 2 के समय देखा है। भारत पर कितने आर्थिक प्रतिबंध लाद दिए गए थे, लेकिन हमने फिर भी पोखरण 1 किया और पोखरण 2 किया। इस समय हमारी ये डिबेट पूरी दुनिया में देखी जा रही है और पड़ोसी उस मुल्क में भी देखी जा रही है जो दुश्मनी की फसल बोता है। हमारे स्वर बदलते हैं। मुझे लगता है ये समय, अभी
7 तारीख से ये संघर्ष शुरू होता है और आज हम 13 तारीख को ये बात कर रहे हैं। 13 तारीख में ही हमारा स्वर बदल जाए, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। सब सहमत होंगे इससे, क्योंकि जो बातें यहाँ से उठती हैं वो पूरी दुनिया में जाती हैं। और भारत ने अपनी एकजुटता को लेकर संदेश हमेशा दिया है। अटल जी यूएनओ में गए थे विपक्ष के नेता के तौर पर। ये तमाम चीज़ें हैं जो भारत की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है। राजीव गांधी जी ने अटल जी के उपचार के लिए बहुत आगे बढ़कर पहल की थी और मुझे लगता है अभी भी वो परिस्थितियां हैं। लेकिन ये रार तकरार जो है कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है कि कभी भी फूट या विचारों में विभाजन आपको मंजिल तक नहीं ले जाता। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।